चलिए एक ऐसी महान सभ्यता के बारे में सोचते हैं जो अपने समय की सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक थी और फिर अचानक जैसे इतिहास से गायब ही हो गई। आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया सिंधु घाटी सभ्यता की एक एक परत को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हम बात कर रहे हैं आज से कोई 4,500 साल से भी पहले की। ये वो वक्त था जब ये सभ्यता अपने पूरे उफान पर थी। एक ऐसी दुनिया जो थी तो कांस्य युग में, लेकिन जिसकी सोच आज के जमाने को भी टक्कर दे सकती थी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ बड़ी नहीं थी, ये उस समय की दो महान सभ्यताओं मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाकर भी उनसे ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। और सिर्फ आकार में ही नहीं, बल्कि शहरी नियोजन मतलब सिटी प्लानिंग में भी ये उनसे कई ज्यादा आगे थी। ये बात उनके पैमाने और उनकी दूर की सोच को दिखाती है। तो हमारा पहला पड़ाव है एक भूली हुई सभ्यता, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी और पहली पहेली तो यही है कि हजारों साल तक किसी को इसके होने का पता तक नहीं था। जी हाँ, सही सुना। सदियों तक ये पूरी की पूरी दुनिया, ये शहर, इनकी गलियां, इनकी कहानियां, सब कुछ जमीन के नीचे दफन रहा। एक ऐसा राज जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, अतीत की खोज। ये कहानी है इस बात की कि आखिर कैसे 20वीं सदी में इस खोई हुई दुनिया को फिर से सबके सामने लाया गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस लंबे समय के फासले को दिखाती है। सोचिए, 2500 ईसा पूर्व में ये सभ्यता अपने शिखर पर थी और फिर लगभग 4000 साल बाद 1921 और 1922 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इसका राज दुनिया के सामने आया। और फिर 1924 में सर जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया कि हमने खोई हुई महान सभ्यता को ढूंढ निकाला है। अच्छा, जब खोज हो गई तो सवाल था कि हमें सुराग क्या क्या मिले। चलिए देखते हैं कि इन लोगों ने अपने पीछे क्या छोड़ा था, और इसकी शुरुआत करते हैं उनके हैरान कर देने वाले शहरों से। वो लोग कितने आगे थे इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाइए। उनकी सड़कें एकदम सीधी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, बिल्कुल आज के प्लान शहरों की तरह। शहर भी दो हिस्सों में बटा था, एक ऊंचा गढ़ और एक निचला शहर। पर जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका ड्रेनेज सिस्टम। कमाल का था, हर घर में अपना स्नानागार। उस जमाने में ये सब सोचना सच में अविश्वसनीय लगता है। और ये सिर्फ एक या दो शहरों की कहानी नहीं है। मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ से लेकर गुजरात के लोथल में दुनिया के पहले मानव निर्मित बंदरगाह तक, हर जगह हमें उनकी जिंदगी की एक नई कहानी बताती है। और धौलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो आज के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा और व्यवस्थित समाज आखिर चलता कैसे था। इनकी अर्थव्यवस्था के 4 मजबूत स्तंभ थे: खेती, पशुपालन, कारीगरी और इन सबको जोड़ने वाला व्यापार। ये चारों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, एक दूसरे को ताकत देते थे। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है, पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती सिंधु घाटी के लोगों ने ही शुरू की थी। ये उनकी खेती की समझ और इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसका असर आज तक पूरी दुनिया पर है। एक और मजेदार बात, उनके पास कोई सिक्के या मेटल करेंसी नहीं थी। सारा का सारा व्यापार बार्टर सिस्टम पर चलता था, यानी चीजों के बदले चीजें। और वो सिर्फ जमीन से ही नहीं, बल्कि अरब सागर के रास्ते समुद्री व्यापार भी करते थे। उनके व्यापारिक रिश्ते दूर दराज मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैले हुए थे। अच्छा, शहरों और व्यापार को तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, लेकिन अब हम एक और मुश्किल सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उनका समाज कैसा था, उन पर राज कौन करता था और वो मानते क्या थे? और यहीं पर सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। देखिए, हमें उनकी लिखाई के हजारों सबूत मिले हैं, मोहरों पर, बर्तनों पर, लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, ये एक ऐसे ताले की तरह है जिसकी चाबी कहीं खो गई है। और इसी एक वजह से उनके समाज के बारे में हमारी ज्यादातर बातें सिर्फ एक अंदाजा हैं, एक अनुमान। ये $1 मिलियन का सवाल है ना? क्या कोई राजा था, कोई पुजारी या कोई और? जो भी पुरातात्विक सबूत मिले हैं वो हमें कुछ दिलचस्प सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। देखें, हमें वहां से कोई महल या विशाल मंदिर नहीं मिले हैं जो आमतौर पर राजाओं या पुजारियों से जुड़े होते हैं। तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद व्यापारियों का एक समूह मिलकर शासन करता था, या ये भी हो सकता है कि कोई शासक था ही नहीं और ये एक समतावादी समाज था, मतलब एक ऐसा समाज जहां सब बराबर थे।
ये एक अनसुलझी पहेली ही है। शासन की तरह ही उनके धर्म के बारे में भी हमें सीधे जवाब नहीं, बल्कि सिर्फ सुराग मिलते हैं। मिली हुई मूर्तियों से ऐसा लगता है कि वो पृथ्वी को एक देवी के रूप में पूजते थे। मुहरों पर एक पुरुष देवता का चित्र मिला है, जिसे पशुपति कहा जाता है, जो जानवरों से घिरे हुए हैं। इसके अलावा वो पेड़ों और जानवरों की भी पूजा करते थे। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं। आखिर इतनी शानदार सभ्यता का हुआ क्या? ये खत्म कैसे हो गई? इसका अंत अचानक एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन शुरू हुआ और अगले 100-150 सालों में बड़े बड़े शहर वीरान हो गए। लोग उन्हें छोड़कर चले गए। तो आखिरी रहस्य यही है, इस अंत का कारण क्या था? और इसका हमारे पास कोई एक सीधा जवाब नहीं है, बल्कि कई अलग अलग थियरीज हैं। एक बहुत पुरानी थियरी आर्य आक्रमण की थी, लेकिन अब ज्यादातर विशेषज्ञ इसे नहीं मानते। अब ज्यादा ध्यान प्राकृतिक कारणों पर है। हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ हो, बारिश का पैटर्न बदल गया हो, या फिर भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाएं आई हों। ये भी एक बड़ी संभावना है कि जिन नदियों के किनारे ये शहर बसे थे, उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये शायद कोई अचानक हुआ अंत नहीं था, बल्कि एक धीमी, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी। और भले ही इनके बड़े शहर खत्म हो गए, पर सभ्यता पूरी तरह से गायब नहीं हुई। इसके बहुत से तत्व, इसकी संस्कृति के कई अंश बाद की सभ्यताओं में भी जिंदा रहे और आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति का हिस्सा हैं। और अंत में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसी सभ्यता जो शहरी नियोजन में, जल प्रबंधन में, व्यापार में इतनी आगे थी, अगर वो जलवायु और पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण खत्म हो सकती है, तो उसकी कहानी आज हमारे लिए क्या सबक रखती है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।